लैम्डा डी लिख देते हैं। और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा एच अपॉन एम वी। अगर एक मास के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड जब भी कहा जाए तो इसका मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। वेव्स के पास तो वेवलेंथ होता ही है। जो हमारे पास लाइट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके पास तो वेवलेंथ होता ही था। लेकिन डी ब्रोगली वेवलेंथ अलग क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मासेस अगर वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है तो उनके पास भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा इस मास के करस्पॉन्डिंग। यानी कि मास के पास पार्टिकल नेचर तो है, साथ में वेव नेचर भी है। जिस तरीके से लाइट के पास या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर तो था, साथ में पार्टिकल नेचर था, उसी तरीके से जो हमारे मासेस हैं उनके पास पार्टिकल भी होगा और वेव नेचर भी होगा। हमारे आसपास जो चीजें हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उनका वेलोसिटी की वजह से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है वो इतना कम आता है कि आप उसको मेजर नहीं। अच्छा, पहले मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों हम लोगों को डी ब्रोगली वेवलेंथ महसूस नहीं होता है और हम मेजर नहीं कर पाते। तो दूसरा फॉर्मूला जो लिखा था हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, दैट वाज एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। अब ये के ई जो है ना, ये के ई फाइनल है। अभी जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो रखिए यहाँ पे, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अभी का मिल जाएगा आपको। देन अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखा हमने, अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी। क्या कह रहे थे यहाँ पे? अगर एक इलेक्ट्रॉन है जिसको रेस्ट से एक्सेलरेट किया पोटेंशियल डिफरेंस v से, क्यू चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी हो जाएगा। तो के ई फाइनल की जगह q इंटू वी रख दिया। फॉर इलेक्ट्रॉन ये फॉर्मूले थोड़े से चेंज हो जाते हैं। एक फॉर्मूला आ जाता है एच अपॉन अंडर रूट 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको लिख लेते थे एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यू जो कि था E इंटू वी। ये लिख लेते हैं। एक और फॉर्मूला जो हमने इसको सॉल्व करके निकाला था वो था 150 अपॉन वोल्ट टू द पावर हाफ एंगस्ट्रॉम। और एक और फॉर्मूला देखा था 12.3 अपॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। यानी जिस पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं उसको यहां रख सकते हैं। एक और फॉर्मूला बताता हूं मैं यहां पे। अगर लेट से आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहां जो v लिखा हुआ है उसकी जगह आप लिख सकते हैं 150 अपॉन के ई। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड करना पड़े, ई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड कर दो, या कुछ मत करो, के ई लिखो, बट ये के ई होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ध्यान रखो बस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में होना चाहिए, टू टू द पावर हाफ। या आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो 12.3 अपॉन के ई, दैट इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट रुको, यहाँ v टू द पावर, v रूट में आना चाहिए, हाँ ये छूट गया था। तो यहाँ भी अंडर रूट के ई कर देंगे, ये के ई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। ओके, नोट कीजिए यहां तक। और एक एग्जांपल हम लिखते हैं। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे।
एक और फॉर्मूला देखा था हमने वेवलेंथ निकालने का, जो कि ऑर्बिट नंबर पे डिपेंड कर रहा था। दैट वाज 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर लैम्डा इज डी ब्रोगली wavelength. What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kilogram moving with a velocity 10 meter per second? यहाँ h की जगह लिखिएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आगे आंसर। सो वेवलेंथ ऑफ फोटोन चाहिए, यानी कि सॉरी वेवलेंथ ऑफ बॉल चाहिए, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए बॉल के लिए आप अगर निकाल रहे हो तो दैट इज h अपॉन m इंटू वी। 6.626 इंटू 10⁻⁻34, मास हो जाएगा 0.1 किलोग्राम और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आ गया भाई? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अब ये वेवलेंथ देखिए 10⁻⁻34 के ऑर्डर का आ रहा है, जो कि बहुत स्मॉल है, और आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे, बिकॉज एंगस्ट्रॉम तक मेजर कर सकते हैं, पिकोमीटर तक मेजर कर सकते हैं, उसके नीचे अगर आपको और मेजर करना है तो बहुत डिफिकल्ट होता चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। What is the wavelength associated with an electron moving in या present in first orbit of hydrogen atom? What is the wavelength associated with an electron present in first orbit of hydrogen atom? तो
अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी। आप या तो वेलोसिटी से चल सकते हो 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड, या आप काइनेटिक एनर्जी से चल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी कितना था? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी जो था वो था माइनस ऑफ 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन इन दैट केस अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी से जाएं तो हम ये लिख सकते हैं दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस will be 150 upon kinetic energy in electron volt to the power half, और इसको लिख सकते हैं 12.3 अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा यहाँ पे 150, और देखो टोटल एनर्जी कितना आता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13.6 1/1 स्क्वायर स्क्वायर दैट इज 13.6 eV, और इसको सॉल्व कर लेना टू द पावर हाफ और आंसर आ जाएगा ये एंगस्ट्रॉम में। सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आ रहा है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम के रेंज में आ रहा है। एंगस्ट्रॉम वी नो दैट 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होगा। इसको हम बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं, हमारे पास डिवाइसेस हैं जिससे हम एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम के लेवल का वेवलेंथ मेजर कर सकें। तो इस वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो क्या एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है? तो जवाब है हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेवलेंथ है और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो जो भी पार्टिकल है यहाँ पे जो मूव कर रहा है उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है, और उस वेवलेंथ को कह रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो मासेस के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ हमने यहां पे समझा। एक और एग्जांपल देखेंगे। If an electron at rest is accelerated through a potential difference of 16 volt, then calculate the wavelength associated with the electron. So if an electron is accelerated through a potential difference of 16 volt, then calculate the wavelength associated with the electron. So एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन जो था इसको एक्सेलरेट कर दिया, यहां रेस्ट पे था यानी इसकी वेलोसिटी जीरो थी। जब यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ऑल्सो जीरो, जब यहां पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है वो मुझे फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी याद करो, पोटेंशियल एनर्जी थी Q इंटू वी। तो यहां पे इसको मान लेते हैं 0 वोल्ट पे, तो दूसरा वाला हो जाएगा 0 वोल्ट इधर माना तो दूसरी तरफ हो जाएगा 16 वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी ये इनिशियल बोलेंगे इसको, ये भी जीरो हो जाएगा।
potential energy final, that is charge of electron, that is E into volt 16, that is 16 eV. यूज करना है हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो था, काइनेटिक एनर्जी फाइनल मुझे फाइंड करना है, एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल था 16 eV। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी 16 माइनस साइन के साथ आएगा यहाँ पे, बिकॉज ई नेगेटिव साइन के साथ, तो ये माइनस हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज 16 eV। याद रखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आ गया 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फॉर्मूला जो सॉल्व करके निकाला था लैम्डा डी, दैट वाज 12.3 अंडर रूट के ई, और आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 12.3 अंडर रूट 16, 12.3 अपॉन 4, 443, 3.0 7.5 एंगस्ट्रॉम। ये आ रहा है क्या आंसर, चेक करो। तो इलेक्ट्रॉन के लिए करना है तो आसान हो गया आपके लिए, आप सीधा सीधा 13 पॉइंट या 12.3 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, इतना बस ध्यान रखो, जूल वाला मत ले लेना एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, एक्सेलरेट किया, डी एक्सेलरेट किया, और फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोलेगा, और फिर उससे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने बोलेगा। ऐसा भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ओके, कर लिया यहां तक हमने। नोट कर लिया हमने। नेक्स्ट एग्जाम्पल, if an electron having kinetic energy 6 electron volt is accelerated through a potential difference of 3 volt, then calculate the final wavelength associated with it.
नहीं। So the correct answer is 4.1 angstrom. तो ऐसा है कि अभी इलेक्ट्रॉन जो था उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो थी वो जीरो नहीं था। कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? तो मैं ये बोल लूंगा कि नेगेटिव वाले को 0 वोल्ट पे कर दिया जाए और पॉजिटिव को कर देंगे फिर 3 वोल्ट पे। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें चाहिए, एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज 3 माइनस ई वी। यूजिंग conservation of energy, potential energy initial plus kinetic energy initial equal to potential energy final plus kinetic energy final। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल -3 eV, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें चाहिए था। तो समझो इसको, पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और आपने एक्सेलरेट किया तो अब एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? ना कॉमन सेंस क्या कहता है? पहले से इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी थी, आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया तो एक्सेलरेट करने से इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी और बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो इनिशियल वैल्यू से ज्यादा आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ रहा है यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मैं सही जा रहा हूँ। ऐड होना चाहिए था यहाँ पे, एक्सेलरेट होने पे एनर्जी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की। सो व्हाट इज लैम्डा डी? 12.3 अंडर रूट के ई। आंसर एंगस्ट्रॉम में आना चाहिए। 12.3 अपॉन अंडर रूट 9, दैट इज कितना आ जाएगा ये? 4.1 एंगस्ट्रॉम। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि के ई फाइनल जो है वो बेसिकली क्या है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस मॉड ऑफ ई इंटू वी, जिस वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये तब है जब आप एक्सेलरेशन कर रहे हैं। एक्सेलरेशन कर रहे होंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऐड होना चाहिए। इसका उल्टा अगर हम रिटार्ड कर दें या डी एक्सेलरेट कर दें, उस केस में क्या होगा? दैट जो एनर्जी आपने डी एक्सेलरेशन में लगाया है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नोट करो यहां तक। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल। इफ एन इलेक्ट्रॉन having kinetic energy 6 electron volt is retarded through a potential difference of 2 volt. Calculate the wavelength associated with electron.
So now kinetic energy initial is 6 electron volt. Potential energy initial रिटार्ड कर रहे हो तो रिटार्ड कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन जो था वो इधर निकला। अब अगर मैं सेम चार्ज लगा दूं यहां पे तो ये रिटार्ड हो जाएगा, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो फोर्स अब पीछे की डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अगर आप यहाँ पे 0 वोल्ट मान लो तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को अगर आप 0 वोल्ट मान लेते हो तो पॉजिटिव एंड अब 2 वोल्ट का हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगा -2 eV। काइनेटिक एनर्जी फाइनल मुझे फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी नाउ 0 वोल्ट। So using conservation of energy, we can say KE initial plus PE initial equal to KE final plus PE final. So initial kinetic energy था 6 eV, potential energy initial -2 eV. KE final we have to find and PE final is 0. तो KE final यहाँ से आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला बना सकते थे। In case of retardation, we can say that kinetic energy final will be kinetic energy initial minus जितने भी वोल्ट से आप रिटार्ड कर रहे हो, तो उसको लिखेंगे E इंटू वी, दैट इज वोल्ट जो आप लगा रहे हो, E इंटू पोटेंशियल V। Q इंटू वी भी लिख सकते थे, ठीक है। तो फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा 12.3 √4, दैट इज 6.15 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का कंडीशन याद रखो, काम आएगा। के ई इनिशियल, के ई फाइनल एक्सेलरेशन के केस में दैट इज के ई इनिशियल प्लस क्यू इंटू वी। वी इज द पोटेंशियल, क्यू इज द चार्ज। मॉड लगाया यानी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है। देखो रिटार्डेशन में आप सब्ट्रैक्ट करो जितना पोटेंशियल एनर्जी आप लगा के रिटार्ड कर रहे हो, एक्सेलरेशन में जितना पोटेंशियल एनर्जी लगा के एक्सेलरेट कर रहे हो उसको इनिशियल से ऐड करना होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन के टाइम पे एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऐड कर देंगे। रिटार्डेशन में काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ऑप्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी वैल्यू एक्स्ट्रा हम लोगों ने लगाई है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन आप दो इलेक्ट्रोड्स लगा के कर रहे हो, दो इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हो और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हो, जिससे एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव एंड दूसरी तरफ लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो एक फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, तो स्पीड बढ़ेगी। अगर नेगेटिव एंड लगा दिया आपने दूसरी तरफ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो धीरे धीरे स्पीड कम होने लगेगी, तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम। अब ये अगर समझ में आया हम लोगों को कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को कैसे यूज करना है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन। इफ एन इलेक्ट्रॉन practically at rest is initially accelerated through a potential difference of 16 volt, it has a de Broglie wavelength lambda 1 angstrom. It then gets retarded
retarded by 7 volt and then has a wavelength lambda 2 angstrom. A further retardation of 5 volt changes the wavelength to lambda 3 angstrom. What is lambda 2 minus lambda 1 upon lambda 3? Okay, सो इनिशियली रेस्ट पे था, एक्सेलरेट किया 16 वोल्ट से, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के ई वन पे 16 ईवी। दैट मीन्स लैम्डा वन हो जाएगा 12.3 अंडर रूट 16। देन फिर इसको रिटार्ड किया, कितने से रिटार्ड किया? 7 वोल्ट से। तो 7 वोल्ट से रिटार्ड करने के बाद के ई टू जो है वो आ जाएगा के ई वन माइनस 7 ईवी, बिकॉज 7 वोल्ट से रिटार्ड किया। दैट इज 16 माइनस 7, ये आ गया 9 ईवी। तो लैम्डा टू हो जाएगा 12.3 अंडर रूट 9। देन लैम्डा थ्री के लिए चाहिए के ई थ्री। के ई थ्री कितना था? के ई टू माइनस कितने से रिटार्ड किया? देखिए 5 वोल्ट से, तो हो जाएगा 5 ईवी। सो दैट इज 9 माइनस 5 ईवी, दैट गिव्स 4 ईवी। तो लैम्डा थ्री इज इक्वल टू 12.3 अंडर रूट 4, 12.3 अपॉन 2। Now we have to find lambda 2 minus lambda 1 upon lambda 3. So lambda 2 था 12.3 upon 3 minus 12.3 upon lambda 1, 4, 12.3 upon 2। 12.3 तो निकल गया, 1/3 minus 1/4 upon 1/2,
तो 4 - 3 12 तो 1/2 कितना आ जाता है ये 1 1/6 1/6 आ रहा है क्या आंसर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे। An electron in first excited state of hydrogen atom absorbs 2 times more energy, 2 times as much energy as required for its escape from the atom. What is the wavelength of emitted electron? An electron in first excited state of hydrogen atom absorbs 2 times as much energy as required for its escape from the atom. What is the wavelength of emitted electron?
सो सी द इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इक्वल टू 2 पे है, और बाहर निकलना, एटम से आज़ादी अगर इसको चाहिए तो इन्फिनिटी पे पहुंचना पड़ेगा। तो 2 से इन्फिनिटी पे पहुंचने पे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सो वी कैन से दैट डेल्टा ई हियर शुड बी ई इंफिनिटी माइनस ई टू। ई इंफिनिटी इज 0 एंड ई टू इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये वैल्यू आप जानते हैं 3.4 ई भी आता है। इतनी एनर्जी चाहिए थी इन्फिनिटी पे पहुंचने की, लेकिन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया? 2 टाइम्स, डबल। सो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज 2 इंटू 3.4 ईवी, और ई जो रिक्वायर्ड था बाहर निकलने के लिए वो था 3.4 ईवी। ई एस्केप बोलना चाहिए इसको, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो डेल्टा ई रिमेनिंग, सो 2 इंटू 3.4 माइनस 3.4 दैट इज 3.4 ईवी। अब वो इतनी एनर्जी का क्या करेगा? ये जो बची हुई एनर्जी है इसको क्या करना चाहिए? इसको खर्च करेगा ये। अब खर्च कैसे करेगा? तो ये यहां से बाहर निकलेगा और ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इधर उधर घूमना शुरू करेगा, और वेलोसिटी जो है उसके फॉर्म में ये एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। सो उस काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ आएगा, दैट इज 12.3 अपॉन अंडर रूट के ई। याद रखें ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, अगर कोई और पार्टिकल है तो उसके लिए आपको एच अपॉन अंडर रूट 2 m ke वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। खैर, तो 12.3 अंडर रूट 3.4 ईवी यहां से आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। आंसर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लिखिए। एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड, या इलेक्ट्रॉन नहीं, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली wavelength of an proton, a proton, a proton accelerated through a potential difference V, and an alpha particle accelerated through a potential difference 2V. So obviously initially rest पे मान के चलना पड़ेगा आपको। Find the ratio of de Broglie wavelength of a proton accelerated through a potential difference of V and an alpha particle accelerated through a potential difference of 2V.
ओके, सो पहले मैं लैम्डा प्रोटॉन लिखता हूँ, दैट इज एच अपॉन √2 मास ऑफ प्रोटॉन 2m ke, और या फिर q इंटू वी। तो चार्ज कितना था? चार्ज था E, एंड पोटेंशियल कितना था? V। नाउ अल्फा पार्टिकल इज हीलियम+2, हीलियम के ऊपर +2 चार्ज है। मास वाइज अगर हम बात करें तो हीलियम पे एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4। दैट मीन्स लैम्डा अल्फा हो जाएगा h अपॉन √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। चार्ज कितना है इसके ऊपर में? +2, तो इसका मतलब 2e इंटू पोटेंशियल जिससे एक्सेलरेट कर रहे हैं वो है 2v। अब मास ऑफ अल्फा कितना है? तो 4 है मास नंबर, यानी कि 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा। रिप्लेस कर दो तो ये हो जाता है h अपॉन √2 इंटू 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2e इंटू 2v। लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा पूछा गया है। नहीं नहीं, एम अल्फा को रिप्लेस कर चुका हूं मैं, तो 2 इंटू 4 MP टू 2e इंटू 2v। जरा सॉल्व कीजिए, h से h चला जाएगा, MP से MP, E से E और V से V, तो बचा कितना? 2, √2 से √2 भी गया, 4, और ये 2 इंटू 2 4, आ जाएगा 4/1। ये आ रहा है क्या आंसर? हीलियम, हीलियम पे +1 होता है क्या? नहीं, +2, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। सही आंसर आया सबका। सो आपने 12.3 √v तो नहीं लगा दिया, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल्स के लिए थोड़ी लगेगा वो। क्या लिया नोट हमने? चलो लास्ट एग्जांपल। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ helium plus ion will be equal to de Broglie wavelength of electron in which orbit of hydrogen and lithium+2। कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए।
So we know that lambda de Broglie wavelength, lambda d is basically h upon mv. तो अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होना है और मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मास तो सेम है, वेलोसिटी अगर सेम हो जाए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम हो जाएगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मुझे देखना है हीलियम के, तो वेलोसिटी जो थी हीलियम प्लस में वो था 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। तो यहाँ जो वेलोसिटी थी फॉर द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस वो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n, यानी कि 2/4। अब यही वेलोसिटी मुझे चाहिए हाइड्रोजन में, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस वेलोसिटी को इक्वेट कर सकता हूं 2/4 इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶। हाइड्रोजन का Z1 हो जाएगा और N हाइड्रोजन कह देता हूं इसे, तो NH आ जाता है यहां से 2। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z फॉर लिथियम प्लस 2, तो 3 अपॉन N लिथियम प्लस 2 2/4। तो यहां से आ जाता है लिथियम प्लस 2 के लिए 2 मतलब डबल आना चाहिए, तो 3 का डबल हो जाएगा 6, NLi प्लस 2 6 NH इक्वल टू 2। सो सेम वेलोसिटी फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस 2 के जितना जिस जिस